मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले की डिकोडिंग करने जा रहा हूं। ऐसे इस विषय पर पहले भी फैसला आ चुका है, लेकिन ये बिल्कुल ही लेटेस्ट फैसला है जो कि मार्च 3, 2025 को आया है। यह है कि आपसी सहमति के आधार पर सेक्स संबंधों को लेकर कि क्या आपसी सहमति के आधार पर जो सेक्स संबंध बनते हैं वह बलात्कार की श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विगत कुछ सालों से लगातार यह ट्रेंड चल पड़ा है, जब से लिव इन रिलेशनशिप का सिस्टम चला है कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़कियां रहती हैं, लड़के रहते हैं, और जब कुछ डिफरेंसेस होता है तब उसके बाद उस लड़के के ऊपर बलात्कार का केस डाल दिया जाता है। बहुत बार यह मामला आया है कि कोई लड़का लड़की जो है 10 साल 15 साल से साथ में रह रहा है, कभी कभी 20 साल से साथ में रह रहा है, पति पत्नी की तरह रह रहा है, सारे संबंध पति पत्नी की तरह हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस कुछ सालों के बाद जब डेवलप किया, उतने सालों के बाद जब डेवलप किया तब बलात्कार का केस कर दिया गया। क्या इस तरह के केस को इंटरटेन किया जा सकता है? क्या इस तरह के केस को रेप की संज्ञा दी जा सकती है अथवा नहीं दी जा सकती है? इस पूरे की समीक्षा की है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीज़ों की समीक्षा की है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट को भी इसमें कोट किया है। इससे संबंधित बहुत सारे और भी जजमेंट हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है, जिसको रेफर किया है, जिसमें महेश धामू खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। ये 2028 में इस पर एक जजमेंट आया था। यह भी आपसी सहमति के आधार पर सेक्स का मामला था, जिसमें कि रेप के केस में फंसाने की कोशिश थी। ये 26/11/2024 को इस पर जजमेंट आया। फिर एक और केस था, सेम इसी तरह का केस था, प्रशांत वर्सेस स्टेट का केस था, जो एनसीटी दिल्ली स्टेट को कंसीडर करता है, उसका केस था। उसमें भी सेम तरह का जजमेंट आया। और फिर दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये 2010 में यह जजमेंट आया। ये सारे केस रिलेटेड थे और सारे केस पर सेम ही तरह का फैसला दिया गया था। लेकिन आज जो मैं केस की बात कर रहा हूँ, इस केस में इसको अच्छे तरह से इसकी व्याख्या की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और एक एक पॉइंट को इसमें स्पष्ट किया गया है। उन सारे केस का रेफरेंस भी इसमें दिया गया है और केस को अच्छे ढंग से डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। ये केस है रजनीश सिंह, जो अपलेंट है, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स का मामला है। ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी का मामला है। रजनीश सिंह इसमें जो अपलेंट हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, इनके फेवर में यह जजमेंट आया। यह जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ ने और जस्टिस संदीप मेहता ने यह जजमेंट इस पर दिया। डिविजनल बेंच का यह जजमेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह है क्या। प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो बनाई गई, जो पीड़ित महिला के द्वारा, तथाकथित पीड़ित महिला के द्वारा जो कहानी बनाई गई, वह है क्या। और दूसरी बात यह है कि जो केस किया गया, वह केस कितने समय के बाद किया गया, घटना को कब का दिखलाया गया और केस को कब किया गया। दूसरी चीज़ इसमें व्याख्या की गई है कि क्या जो जोर जबरदस्ती दिखलाया गया है इसमें, जब कॉन्सेंसुअल सेक्स था तो फिर जोर जबरदस्ती थी क्या ब्लैकमेलिंग की आवश्यकता थी क्या। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने डील किया है। तो मित्रों, यह घटना है 2006 की। महिला वेल क्वालिफाइड महिला है, जो कि एमकॉम बीएड की भी महिला थी। उसने एक्यूज रजनीश सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया कि 2006 में जब वो अपने घर पर थी, अपने माता पिता के पास, माता पिता भी घर पर थे दूसरे कमरे में, तो वो चुपके से स्नीक कर चोरी छिपे वह उसके घर में रात में घुस आया और उसके साथ उसने जोर जबरदस्ती की, बलात्कार उसने की। और बलात्कार करने के बाद जब महिला ने यह धमकी उसे दी कि मैं सबको बतला दूंगी, तब उसने कहा कि वह उसके साथ विवाह कर लेगा। उसकी बात पर महिला ने विश्वास कर लिया
और उसके बाद यह संबंध 2006 से लेकर 2022 तक लगातार चला। मतलब 16 साल तक यह संबंध चला। महिला उसकी बात पर भरोसा की रही। 2008 में वो महिला लेक्चरर बन गई। 2008 में केंद्रीय विद्यालय में वह महिला लेक्चरर बन गई और जिस समय यह घटना घटी उस समय रजनीश सिंह कांस्टेबल था और 2008 में जब महिला लेक्चरर बनी तो 2009 में यह रजनीश सिंह भी बैंक एसबीआई में क्लर्क बन गया और इसकी पोस्टिंग कहीं दूसरे जगह हो गई। ये घटना जो थी वह इटावा की थी, बकेवार पुलिस स्टेशन इटावा का। बाद में जो एक्यूज जिसको बनाया गया इसमें उसकी पोस्टिंग हो गई महाराजगंज और महाराजगंज में भी वह लड़की उससे जाकर मिलती रही, उससे वह संबंध वह विकसित करती रही, मतलब सेक्सुअल संबंध उसके साथ होता रहा। बाद में 2022 में इस महिला के साथ कुछ डिफरेंसेस हुआ और उस व्यक्ति ने शादी कर ली नम्रता नाम की एक दूसरी लड़की के साथ। यहाँ से ही मामला गड़बड़ाना शुरू हुआ और यह महिला जो थी वो 5 जुलाई 2022 को एक कंप्लेन केस फाइल कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें इसने आरोप लगाया, जो मैंने पहले आपको कहा कि ये चुपके से इसके घर में 2006 में घुसा और उसके बाद इसने इसका बलात्कार किया। बाद में शादी को तैयार हो गया तो उसने किसी को नहीं बताई और वह संबंध चलता रहा। बाद में जो था वह इसके पास जाती रही और जाकर इसने यह भी आरोप लगाया कि जब एक बार महाराजगंज इसके पास गई जहाँ पर इसकी पोस्टिंग थी तो इसने कुछ इंटॉक्सिकेट कर दिया, इसे कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया कोल्ड ड्रिंक्स के साथ और वह बेहोशी की हालत में आ गई और जब वह इंटॉक्सिकेटेड स्थिति में थी, इंटॉक्सिकेटेड स्टूपर की अवस्था में थी, जड़ता की स्थिति में थी, सेमी कॉन्शियस स्टेट में थी, तब उसका बलात्कार किया गया। यहाँ पर शब्द पर आप ध्यान देंगे, उसने यह आरोप लगाया कि उस पर उसका बलात्कार किया गया और कुछ अश्लील वीडियो बनाए गए और बाद में उसी अश्लील वीडियो को दिखलाकर उसके साथ लगातार बलात्कार किया जाता रहा, उसने आरोप लगाया। यह 2006 के बाद बहुत साल बाद की यह घटना है जो उसने आरोप लगाया। बाद में उसने यह भी आरोप लगाया कि वह उसके साथ संबंधों से प्रेग्नेंट हो गई और जिसका उसने एबॉर्शन भी करवाया। लेकिन यह महिला इन सारी बातों को अपने किसी भी परिवार के लोगों को नहीं बतलाई और बाद में कहा कि जब उसने इसका प्रतिरोध किया, ठीक है ना, प्रतिरोध किया और केस करने की बात कही और अपने माता पिता को बतलाई तो रजनीश सिंह के परिवार के लोगों ने धमकी दी कि मुंह बंद रखो और नहीं तो तुम लोगों को जान से मार देंगे और उसने कहा कि उसके पिता को घर से खींचकर मारा भी गया। लेकिन उस समय भी उन लोगों ने कोई एफआईआर नहीं किया। बाद में चलकर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 5 मार्च 2022 को जब नम्रता सिंह के साथ शादी तय हो गई तब यह एफआईआर किया गया, जब कंप्लेन केस किया गया जो कि बाद में एफआईआर में भी कन्वर्ट हुआ। पुलिस ने अपना चार्जशीट सबमिट किया। चार्जशीट में मारपीट की घटना को तो उसने एक सिरे से नकार दिया, लेकिन बलात्कार की घटना की उसने पुष्टि की, मतलब संबंधों की उसने पुष्टि की और चार्जशीट सबमिट कर दिया गया जिसमें कि रजनीश सिंह को एक्यूज बनाया गया, आरोपी बनाया गया। ठीक है, आज जो चार्जशीट सबमिट किया गया उसमें लिखा होता है कि घटना सत्य प्रतीत होती है। तो घटना सत्य प्रतीत कैसे होती है? क्योंकि जो विक्टिम थी उसने अपना स्टेटमेंट दिया था और इसके अलावा कोई एविडेंस इस पर प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसके खिलाफ में जो रजनीश सिंह अपलेंट है सुप्रीम कोर्ट में, वह हाई कोर्ट में सेक्शन 482 के तहत क्वैशिंग पिटीशन को डाला। ठीक है ना, क्वैश करने के लिए इस केस को डाला, 2023 में डाला गया। लेकिन हाई कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, 482 के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और उसने यह बलात्कार ही माना। इससे एग्रीव्ड होकर वह व्यक्ति जो रजनीश सिंह है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसने क्रिमिनल अपील को फाइल किया और क्रिमिनल अपील जो फाइल हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है
3 मार्च 2025 को, वह फैसला अपने आप में आँख खोलने वाला है आज के समाज के लोगों के लिए और जो गलत आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि जो आरोप लगाया गया है, जो सेक्शंस लगाए गए हैं, वह 376 का लगाया गया है, मतलब कि रेप का, 323 मारपीट का, 384 भी एक्सटॉर्शन का, और साथ ही साथ 504 और 506 क्रिमिनल इंटीमिडेशन का, ये सारे आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों की समीक्षा की, सारी चीज़ों की, जितने भी आरोप लगाए गए थे उन सभी की समीक्षा की, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय ने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि पहला इंसिडेंट हुआ 2006 में, और यह 2006 में जबरदस्ती की गई, बलात्कार किया गया। इसने कहा है कि वह बलात्कारी के साथ इसका कोई भी संबंध पहले से नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उस महिला ने उस बलात्कारी के बात पर, जिस पर आरोप लगा रही है बलात्कार का, मैं बलात्कारी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देंगे, उस बलात्कारी के बात पर, रेपिस्ट के बात पर यकीन कर लिया कि वह उससे शादी करेगा। पहला तो यह विश्वास करना मुश्किल है। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वह महिला ने कहा कि वो चुपचाप उसके घर में घुस आया और घर में घुसकर उसके साथ रेप किया। उसके माता पिता घर पर थे। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था, यह कहना था कि ये बहुत आश्चर्य की बात है, माता पिता घर पर हैं और इस घटना की कोई हवा उन लोगों को नहीं लगी। यह भी थोड़ा तो डिफ़िकल्ट टू बिलीव है, विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज़ है कि 2006 से लेकर 2022 तक लगातार उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता रहा, तो उसे किसी ने नहीं रोका था कि वह FIR करे। वह एक मेजर महिला थी, एडल्ट महिला, समझदार महिला, पढ़ी लिखी महिला, अपने पाँव पर खड़ी महिला, ठीक है ना। अपना वह नौकरी कर रही थी, लेक्चरर थी, MCOM की भी महिला थी, BEd की भी महिला थी, तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस को समझती थी और समझती होगी। तो 16 साल तक वह एक गलत झांसे में कि वह शादी कर लेगा और इस आधार पर वह लगातार उससे शोषित होती रही, यह भी थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है। इसके अलावा इसने जो 161 का बयान पुलिस के सामने दिया और जो एफिडेविट कोर्ट के सामने दिया, उसने यह कहा है कि इन दोनों का सीक्रेट मैरिज था। दोनों शादी के बंधन में गुपचुप तरीके से बंधे हुए थे और अपने पिटीशन में बहुत जगह उसने पति शब्द का इस्तेमाल किया है, हस्बैंड शब्द का इस्तेमाल किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था, जबकि ये सीक्रेट मैरिज था और जब मैरिज परफॉर्म हो ही चुका था और पति वह खुद ही बोल रही है, तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि उसने बलात्कार किया था, यह विश्वास करने योग्य नहीं है। ये विश्वास करने योग्य नहीं है। जब वह पति पत्नी थे तो फिर बलात्कार का मामला आता नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक आरोप पर कि वह महाराजगंज में जब उससे मिलने गई थी तो उसने उसको कुछ इंटॉक्सिकेट कर दिया कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, कुछ वीडियो बना लिए और अश्लील वीडियो बना लिए और उसके बाद वह लगातार उसको दिखाकर उससे बलात्कार करता रहा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जब आपसी सहमति से इतने सालों तक संबंध चला आ रहा था तो इसे फिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं थी और न ही ब्लैकमेल कर कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह तो विलिंगली तैयार थी। वो तो वहाँ जाती थी जहाँ पर उसका पोस्टिंग रहता था और पोस्टिंग पर उसे कोई ज़बरदस्ती तो बुलाता नहीं था, वो अपनी स्वेच्छा से जाती थी, स्वेच्छा से उसके साथ संबंध बनाती थी। इसीलिए यह कहना कि उसने उसके साथ बलात्कार किया, यह विश्वास के योग्य नहीं है। और लगातार 16 साल तक कोई भी व्यक्ति वह बलात्कार का शिकार नहीं हो सकता, और वह भी कोई पढ़ी लिखी महिला है, जो समझदार महिला है, जो अपने पाँव पर खड़ी, आर्थिक रूप से आज़ाद महिला है, उसके साथ तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। यह विश्वास के लायक बात ही नहीं है। उसने यह कहा कि यह बलात्कार नहीं है, यह फॉर्निकेशन है। यह बलात्कार नहीं है, यह फॉर्निकेशन है। फॉर्निकेशन क्या होता है? आपसी सहमति के आधार पर जो संबंध बनाए जाते हैं, जो सेक्सुअल संबंध बनाए जाते हैं, जिसे कि आजकल हम लिव इन रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, वह है।
उसी को फॉर्निकेशन की संज्ञा दी है। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सेटिसाइड कर दिया और उस व्यक्ति को इस आरोप से मुक्त कर दिया। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो ये घटना क्यों घट रही है, क्योंकि लगातार ही यहाँ पर आजकल लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में नॉर्मली बच्चे तो होते नहीं, तो यह तो सिर्फ आपसी सहमति के आधार पर सिर्फ एक सेक्स संबंध है। और जैसे ही लगता है कि इन लोगों का आपस में मनमुटाव हुआ है, तो वहाँ पर ही इस ढंग की घटनाएं घटती है, केस मुकदमा होता है। तो मित्रों, आप ये देख रहे हैं कि समाज में क्या घटित हो रहा है और इसका एक मैसेज भी देने की आवश्यकता है कि किस ढंग से जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। यह जिस समय में इस लड़की के साथ यह घटना घटी या फिर वह आपसी सहमति से वे लोग जो 2006 में घटना घटी, उस समय वह मेजर थी, 25-26 साल की थी, और 16 साल के बाद सोचिए कि वह 42 ईयर्स की वह होगी। और उस लंबे समय तक अविवाहित रहकर उसने इस ढंग के संबंधों को जिया है। आगे की ज़िंदगी क्या होगी, ये सोचने की बात भी हो सकती है। तो समाज के लिए भी एक संदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के द्वारा समाज को भी एक संदेश देने का प्रयास किया है कि इस ढंग की घटनाओं को बहुत प्रश्रय न दिया जाए, इस ढंग के संबंधों को बहुत ही तरजीह न दी जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी लोगों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।